हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6006। कहीं पर ये 606 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, महिला एवं बाल कानून। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए संवैधानिक प्रावधान। मतलब जो महिला और जो बालक हैं उनके कल्याण के लिए संविधान ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं, कौन कौन से रूल्स लगाए हैं, कौन से आर्टिकल्स में उनका वर्णन किया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मुस्लिम लॉ, CRPC यानी BNSS, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, हिंदू लॉ और अदर एक्ट से ये आपके आते हैं। जैसे कि मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो डाली थी और मैंने वहां पर बताया था कि आपको ऑप्शनल में कौन सा पेपर लेना है। तब मैंने बताया था कि जब आप वुमेन एंड चाइल्ड वाले एक्ट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप एक साथ 10 से 12 एक्टों को आप एक साथ रीड कर रहे हो। तो जब इसके जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको लगेगा कि मुस्लिम लॉ, BNSS, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी, हिंदू, अदर, मतलब ये यहाँ से मैच करते हैं और ये यहाँ से होते भी हैं। तो मैंने आपकी PDF प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाना तो आप परेशान ना होना कि ये सब ने कहाँ से ऐड कर दिए हैं। ठीक है, सिलेबस आपका सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से थे, उनको मैंने रेडी कर दिया है, बहुत जल्दी आपके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन में चलने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं, ये रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस का हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, इसे आप फॉलो कीजिएगा। जब भी कोई नोटिफिकेशन होता है या कोई काम होता है तो मैं उस पर मैसेज डालता हूं, जहां आप उसे टाइम से देखकर आप अपना कार्य कर सकते हो। जैसे अब वुमेन एंड चाइल्ड वाले PDF बन गए हैं, मैंने वहां पर एक मैसेज डाला है, लेकिन 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया है और उन्होंने अपने PDF ले भी लिए हैं। लेकिन कम से कम 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिप्लाई नहीं किया है और जिनको अभी PDF मुझे देना भी है, और ज्यादा ही मात्रा हो सकती है। तो इन बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए चैनल, जिससे कि आपको चीजें जल्दी से मिल जाए। ठीक है, 30 से 40 बच्चों ने मात्र 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच में 30 से 40 बच्चों ने ले लिया, और जिसने फॉलो नहीं किया अब वो परेशान होगा, वो कल मॉर्निंग में लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा GR लॉ क्लासेस ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी इस पर वर्क चालू नहीं है, जैसे ही आपके एग्जाम समाप्त होंगे यहाँ पर आपको लॉ से संबंधित सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे PDF नोट्स ले सकता है, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, और आपका लॉ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो अपने एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ज्यादा बात न करते अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में महिला और बालकों के कल्याण के कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं, वर्णन कीजिए। अपनी सुविधा अनुसार इसे इंग्लिश में भी देख सकते हो। उत्तर है हमारा आंसर 1, महिला और बालकों के कल्याण के लिए संवैधानिक प्रावधान। नंबर 1, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और संरक्षण। मतलब विधि के समक्ष समानता का मतलब है सभी को समान रूप से वेतन मिलेगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का नागरिक हो, बाहर का हो, किसी जाति, धर्म, लिंग, स्थान कहीं से भी हो, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। अब ये नहीं है कि हमारे देश में अगर कोई विदेशी व्यक्ति घूमने आए, कोई व्यापार करने आए, किसी कारण से आए, तो हम उसे संरक्षण नहीं देंगे या उसे सुरक्षा नहीं देंगे। तो संरक्षण और सुरक्षा का सभी का अधिकार है। समान वेतन पाने का, समान जो पदों पर जाने का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को मना किया गया है। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान में से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या, मतलब इनका कहने का मतलब है कोई भी राज्य राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, ठीक है, वैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी भी देश को
हम राज्य कहते हैं। और जब खाली देश की ही बात करते हैं तो देश के अंदर विभिन्न विभिन्न राज्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो चाहे राज्य के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा कि यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म के लोग आएंगे या यहाँ पर किसी एक जाति के लोग आएंगे, यहाँ पूजा करने से मना है। कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर अपने सार्वजनिक प्लेस हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर जा सकता है। ठीक है। सेकंड है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण। यहां पर एक चीज देखो, राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित का मतलब है जो राज्य निधि से यानी जो सरकार के पैसे से जिनका निर्माण हुआ है, जिन वस्तुओं का, स्थानों का निर्माण हुआ है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए छोड़े गए हैं और उन्हें जनता के लिए छोड़ा गया है, जैसे कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक व्यवहार के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, रुकावट या शर्त के अधीन नहीं होगा। जो राज्य ने अपने पैसे से जिनका निर्माण कराया है और वो सार्वजनिक है, यानी संपूर्ण समाज, जाति, लिंग, धर्म के सभी के लोगों के लिए है, जैसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, ये सभी क्या है, कोई भी इनका उपयोग कर सकता है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस दिया गया है, श्रीमती एवं क्रैकनेल बनाम स्टेट 1952 का है ये केस। इसमें प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि किसी महिला को मात्र महिला होने के कारण संपत्ति धारण करने या उसका उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई विधि मात्र इस आधार पर संपत्ति से वंचित करने वाली व्यवस्था करती है तो वह असंवैधानिक मानी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कोई महिला है, तो अगर महिला के नाम पर हम संपत्ति ट्रांसफर करते हैं या उसके नाम पर हम संपत्ति करते हैं तो कानून के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान या विधि नहीं है कि उसके अधिकारों को छीण करती हो या रोकती हो कि महिला के नाम पर संपत्ति नहीं जा सकती है और ना ही वो उसका उपभोग कर सकती है, ना उसकी स्वामी हो सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो महिलाओं के नाम पर भी संपत्ति की जा सकती है। ठीक है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो विधि उसको क्या है, दंडित करेगी। आगे चलते हैं। महिला और बालकों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 15(3) के अनुसार महिला और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कोई बात राज्य को स्त्री और बच्चे, बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। कोई भी विधि ये नहीं है कि जो बच्चे या महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना रहे हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, हालांकि हमारी जो विधि है सभी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। लेकिन कुछ विशेष अधिकार ऐसे होते हैं जो चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं, जैसे महिलाओं के विशेष अधिकार और बच्चों के विशेष अधिकार। अब बच्चों का एक एग्जांपल देता हूं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये सरकार का रूल है। उसी प्रकार से क्या है, जो प्रसूति होती है, जो बच्चों को जन्म देती है महिलाएं, तो उसमें क्या है, महिला अपने वार्ड में जाकर फ्री इलाज करा सकती हैं। ठीक है। और प्रसूति से संबंधित उन्हें बहुत ज्यादा छूटें दी जाती हैं। ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मूलर बनाम ओरेगन। इसमें अमेरिकी न्यायालय द्वारा कहा गया कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में कर देते हैं, अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है, जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके। यही कारण है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था एग्जाम्पल में, एक तो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं फ्री, और दूसरा बोला था महिलाएं प्रसूति विभाग में जाकर अपनी निःशुल्क दवा करा सकती हैं, और जो सहायता है, जो रूल्स हैं, उनके अतिरिक्त महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए लगाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई पुरुष समुदाय से ये नहीं जाकर कह सकता कि इनके लिए तो आप विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो, तो वो क्या है, महिलाओं के लिए ही विशेष है। तो आप वहां पर ये नहीं कहोगे जाकर कि ये आर्टिकल 14 का क्या है, उल्लंघन करती है।
समान संरक्षण और समानता को जो अधिकार है, तो वहां पर महिला को क्या है, थोड़ा विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, आप सब समझदार हो, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, न्यायालयों ने कई मामलों में महिलाओं के लिए किए गए विशेष प्रबंध। अब सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, 1908 के आदेश 5 नियम 15 के अंतर्गत समन की तामील। समन की तामील का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर वाद डाला जाता है और उसको न्यायालय जब एक इंफॉर्मेशन देता है कि आपके ऊपर केस डाला गया है, आप यहाँ पर आइए, उपस्थित होइए और अपने बचाव में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ पर आके कहिए, तो समन की तामील की जाती है। या कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तब उस पर समन डाला जाता है। समन की तामील प्रतिवादी के न मिलने पर, जिसके ऊपर केस चल रहा है या वो उपस्थित ना होता है, या जिसके ऊपर एफआईआर की है उसे मालूम नहीं है या उसके ऊपर केस डाला गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जिसके ऊपर केस डाला गया है उस व्यक्ति को सूचना देने के लिए क्या करती है, समन भेजती है। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके किसी परिवार के व्यक्ति को देगी। परिवार का व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो किसी दीवार पर चिपका देगी जहां पर वो आता जाता है, या जहां पर वो कार्य करता है वहां पर उसका समन को चिपका देगी। यानी कि ऐसे स्थान पर या ऐसे व्यक्तियों को देगी जहां से उसे पता चल जाए। ठीक है, लेकिन उसके परिवार के बालिग पुरुष सदस्य की पर की जा सकती है। अगर पुरुष जिसके ऊपर समन किया गया है कि भाई आप कोर्ट में उपस्थित होइए, कोर्ट में दो तरीके से उपस्थित कराया जाता है, या तो आपके ऊपर पहले से केस चल रहा है आप उपस्थित नहीं हो रहे हो, दूसरा आपके ऊपर नया नया केस डला है आपको मालूम नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर नहीं हो तो कोई आपके घर बालिग है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, तो उसे जाकर ये दस्तावेज जो समन का आता है उसे दे दिए जाएंगे। स्त्रियों पर नहीं, स्त्रियों को तामीला से दूर रखा जाता है, लेकिन ये महिलाओं पर नहीं लागू होगा। ठीक है, जो बालिग होगा, लेकिन बालिग में महिला नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 74 के प्रावधान, क्योंकि ये स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारा आर्टिकल हमारा 14 एंड जो 15 है, महिलाओं को विशेष प्रावधान देता है, अधिकार देता है। ये देता तो सभी को ही है। ठीक है, 14 आर्टिकल 14 और 15 सभी को विशेष अधिकार देता है, समानता का, संरक्षण का, जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, इन सभी के स्थान आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इनसे हटते हुए 14 और 15 से थोड़ा हटते हुए महिला और बच्चों को क्या है, विशेष प्रावधान दिया जाता है। महिला प्लस बच्चों को 14 क्या कहता है और 15 क्या कहता है, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिला और बच्चों को अलग से प्रावधान दिए जाते हैं। आर्टिकल के द्वारा संविधान तो प्रावधान करता ही करता है अलग, उसके अतिरिक्त सीपीसी हमारा, BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या कहता है, मैंने बता दिया है 2-3 बार। इसके अतिरिक्त महिला बच्चों को अलग प्रावधान मिलते हैं, साथ ही साथ ये भी इनको विशेष प्रावधान देते हैं। सीपीसी का भी मैंने बता दिया है, महिलाओं के ऊपर तामीला नहीं होगी, संबंध नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के प्रावधान, क्योंकि ये स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं। जो हमारा सेक्शन 74 है, ये महिलाओं के सतीत्व की क्या है, रक्षा करता है। और पॉइंट नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारी पहले CRPC होती थी, उसका नाम बदलकर अब BNSS कर दिया है। BNSS के द्वारा 2023 की धारा 144 के अंतर्गत स्त्रियों को पुरुष से भरण पोषण का अधिकार वैध है। महिला जो है पुरुषों से अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पहले जो हमारी CRPC थी, CRPC 125 के अंतर्गत हमारा क्या था, भरण पोषण था। लेकिन जब हमारा ये एक्ट चेंज होकर आया है, तो जो भरण पोषण है ये BNSS में हमारा 144 में कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक नियोजन में अफसर की समानता, इसमें एक केस है एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा 1981, सुप्रीम कोर्ट का है।
इसमें एयर इंडिया के उस नियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी जिसके अधीन विमान सेवा परिचारिकाओं को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या उनके प्रथम बार गर्भवती हो जाने पर उन्हें सेवानिवृत्त करने का प्रावधान था। इस नियम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि यह व्यवस्था पुरुषों पर लागू नहीं होने से अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 और 15 और 16 का उल्लंघन करती है। उच्चतम न्यायालय ने इस शर्तों को भेदकारी मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखो, इसमें दो ही पॉइंट निकल के आते हैं कि जो महिला थी, जो कार्यकर थी एयर इंडिया में, यानी हवाई जहाज में किसी भी पद पे जो वर्क कर रही थी, कार्य कर रही थी महिला, या तो उनकी उम्र 35 वर्ष हो जाए या वो गर्भवती हो जाए, तो उनको क्या है, कार्य से थोड़ा रिलीफ दिया जाता था, मतलब उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाता था, या उनकी जो समय सीमा थी समाप्त हो जाती थी, ठीक है, कार्य की। तो यहां पर बोला कि जो हमें आर्टिकल 14, 15 और जो 16 है, ये हमें विशेष अधिकार देते हैं, और साथ ही साथ ये तो हमें विशेष अधिकार देते ही देते हैं, समानता का, संरक्षण का, जाति, मूल, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ महिला और बच्चों को और भी विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है कि महिलाओं की अगर 35 वर्ष की उम्र पूरी होगी तो उन्हें नौकरी से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, और अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उन्हें सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें रोक दिया जाएगा। तो ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अधिकार है। तो ये उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि ये जो रूल है 35 और गर्भवती वाला, इसके बाद जो महिला है कार्य इनका समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या है, असंवैधानिक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। और ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का क्या है, उल्लंघन करती है। साथ ही साथ महिला एवं बाल कानून का जो नियम है उसका भी उल्लंघन करती है। समान कार्य के लिए समान वेतन उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1992 का केस है। इसमें समान कार्य के लिए पुरुष और महिला शिक्षकों के वेतन में भिन्नता को चुनौती दी गई थी। समान पद पर समान कार्य करने वाली पुरुष शिक्षकों को महिला शिक्षकों से अधिक वेतन दिया जाता था। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक मानते हुए महिला शिक्षकों को भी पुरुष शिक्षकों के समान वेतन दिए जाने का आदेश दिए। यहां पर क्या था, मतलब महिला टीचर थी और पुरुष टीचर थे, एक ही पद पर थे, एक ही जैसी पढ़ाई करा रहे थे। पुरुषों को, जो पुरुष टीचर थे, अध्यापक थे, उनकी जो तनख्वाह थी वो ज्यादा थी, महिलाओं की तनख्वाह कम थी। तो यहाँ पर उन्होंने केस उच्चतम न्यायालय, मतलब ये याचिका उच्चतम न्यायालय में गई, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का क्या है, उल्लंघन करती है। यहां पर बोला है सभी के लिए समान संरक्षण और समान समता, मतलब वेतन में भी समता होगी। तो ये वेतन लिंग, जाति, मूल, धर्म, स्थान, इन सभी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप पुरुष और स्त्री में लिंग के आधार पर भेद कर रहे हो, तो एक कार्य के लिए सभी को एक समान वेतन दो, और उसको खारिज करते हुए, असंवैधानिक मानते हुए महिला शिक्षकों को भी पुरुष शिक्षकों के समान वेतन दिए जाने का आदेश दिए कि अब जो महिला हैं उनको भी पुरुषों के बराबर क्या है, आप वेतन दोगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहासन नेथ रकुल बनाम सिमरी सैली 1961। देखो, एक चीज और बता देता हूं, यहां पर मैंने हेडिंग्स ली हैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, साथ मैंने यहां पर आपके केस ऐड कर दिए हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, यहां पर एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। जब आप पेपर का आंसर करते हो, तो वहां पर आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना होता है, केसेस लिखने होते हैं, डेफिनेशन लिखनी होती है, हेडिंग पे ध्यान देना होता है और राइटिंग पे ध्यान देना होता है। अदर क्या है, ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, सटीक लिखना है, ठीक है। लॉ के अंदर आप कहावत नहीं लिख सकते हो, इधर से उधर की बात नहीं कर सकते हो, ये क्या है, कानून है। यहाँ पर आपको एकदम सटीक लिखना होता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंटों पे क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर क्या है, आपकी हेडिंग्स ली हैं, और हेडिंग्स के साथ साथ आपके क्या लगा दिए हैं, केस लगा दिए हैं। अगर मैं हेडिंग के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, तो एक ही 2-2, 3-3 पेज में एक ही हेडिंग कवर हो पाती, और क्या है, क्वेश्चन
15 से 20 पेजेस में चला जाता है, लेकिन हमारी वहां पर रिक्वायरमेंट इतने बड़े क्वेश्चन की नहीं रहती है। हमें क्या है, वहां पे गागर के अंदर सागर भरना होता है। ठीक है, ये जो केस था कहासन नेथ रकुल बनाम सिमरी सैली 1961 का शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ था। इसमें एक प्रथा के अनुसार गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति के लिए गांव के मुखिया के घर बिना मजदूरी एक दिन कार्य करना आवश्यक था। न्यायालय ने इस प्रथा को बेकार मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। गांव का एक मुखिया प्रधान था, उसने पूरे गांव में एक रूल्स बना रखा था कि प्रत्येक गांव का मतलब गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति मेरे यहाँ पर मजदूरी करने आएगा और वो निःशुल्क मजदूरी करेगा, मैं उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं दूंगा। और ये चैन दर चैन प्रतिदिन चलती रहती थी, कभी किसी के घर से, कभी किसी के घर से। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बोला, उच्चतम न्यायालय ने, कि ये जो है कानून के खिलाफ है, असंवैधानिक है, ऐसी प्रथाओं को मान्यता नहीं दी जाएगी। और आज के बाद कोई भी, चाहे गांव का प्रधान हो, मुखिया हो, या कोई कितना बड़ा डॉन हो, ठीक है, आप किसी के यहाँ इस प्रकार से मजदूरी करने नहीं जाओगे। ये क्या है, शोषण हो रहा है आपका। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, अगर कहीं कोई सार्वजनिक कोई धार्मिक कार्य होता है तो वहां पर इस प्रकार का प्रावधान लागू नहीं होगा, वहां पर हम अपनी इच्छा से जाते हैं। ठीक है, तो जहां आप अपनी इच्छा से धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए आप निःशुल्क सेवा देते हो, वो इससे अलग है, ध्यान रखना। लेकिन कोई जबरदस्ती आपसे इस प्रकार का कार्य कराता है तो वो क्या है, असंवैधानिक है, वहां अपनी आवाज उठा सकते हो। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन की मनाही। नियोजन मतलब होता है कार्य में लगाना। इसका सबसे महत्वपूर्ण केस है MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खाने या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन कम से कम आपके सामने 10 से 20 बार आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप ऐसे स्थान पर कार्य के लिए नहीं लगा सकते हो जहां पर गंभीर या संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, गंभीर दुर्घटना हो सकती है या वहां पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से दिया सलाई वाला एक एग्जांपल मैंने दिया था, वहां पर दिया सलाई बनाई जा रही थी तो वहां पर सरकार ने रोक लगाई कि यहाँ पर मसाला रहता है, यहाँ पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। हाँ, अगर आप बच्चों को कार्य ही देना चाहते हो तो आप माचिस की पैकिंग करा सकते हो, साथ ही साथ आपको इन्हें 5,000 का बीमा आपको देना होगा जो इनको यहाँ पर कार्य पे लगा रहा है नियोक्ता। ठीक है, तो कहने का मतलब है 14 वर्ष से उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या ऐसे स्थान पर नहीं कार्य करने दिया जाएगा जो उनके लिए संकट पैदा करता हो। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं और बालकों के लिए उपबंध। यूनी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। देखो, जितने आप केसेस लिखोगे और हेडिंग्स लिखोगे उतने ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ पे केसेस और हेडिंग ही ऐड करी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एसपी द्वारा यह यहाँ तक निर्धारित किया गया कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। ये क्या है, हमारा नीति निर्देशक तत्व है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। और उसके बाद 14 वर्ष से ऊपर जो बच्चे हो जाते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो सरकार उनकी आगे भी फीस जो है कम करके लेती है। 14 वर्ष तक तो निःशुल्क रहेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूलों में वहां पर क्या है, फीस कम ली जाएगी। आगे चलते हैं। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न। जो महिलाएं कहीं कार्य करती हैं तो उनके संग बदतमीजी, छेड़खानी या उनका शारीरिक या मानसिक या आर्थिक प्रकार से उनका शोषण होता है तो उसके लिए प्रावधान था। कामकाजी महिलाओं के बढ़ते हुए यौन उत्पीड़न को भी उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानकर समय समय पर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहां पर बोला है उच्चतम न्यायालय ने कि ये जो आर्टिकल 21 है इसका क्या है, आप उल्लंघन करते हो जब आप किसी महिला का शोषण करते हो, यौन शोषण, उनके संग गलत संबंध बनाते हो, उन्हें समय पर पैसा नहीं देते हो, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति खराब करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, असंवैधानिक है और तुम आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हो। और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और काफी रूल्स भी लगाए गए हैं। आगे एग्जाम्पल है इसमें
अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा 1999 का ये केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने काउंसिल के अध्यक्ष के निजी सचिव AK चोपड़ा द्वारा काउंसिल की एक महिला कर्मचारी के साथ यौन संबंध स्थापित करने के प्रयास को महिला की गरिमा के प्रतिकूल मानते हुए कहा गया कि ऐसा कर्मचारी सेवा से पृथक किए जाने योग्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस मत को अस्वीकार कर दिया कि यौन उत्पीड़न के लिए शारीरिक संबंध स्थापित होना आवश्यक है। कोई महिला थी, वो कहीं पर कार्य करती थी, मतलब कोई फैक्ट्री हो, फर्म हो, कोई कारखाना हो, वहां पर महिला कार्य करती थी। तो यहाँ पर AK चोपड़ा द्वारा जो महिला वहां पर कार्य कर रही थी, AK चोपड़ा ने उसका क्या है, यौन शोषण किया, उसके साथ क्या है, बलात्संग किया। जब ये याचिका उच्च न्यायालय पहुंची तो उच्च न्यायालय ने यहाँ पर एक लाइन जो है गलती से हो गई है, यौन संबंध कारित करने का प्रयास किया था, बलात्संग नहीं किया था। उसकी मंशा जो क्या थी, वो बलात्कार करने की थी, उसने प्रयास करा, यौन शोषण करने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन वो महिला किसी प्रकार से वहां से बच गई, ठीक है। वो जो एक लाइन बाई मिस्टेक बोली थी, बलात्संग किया नहीं, वो करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन महिला जो बच गई थी। महिला ने उच्च न्यायालय में जाकर याचिका लगाई, तो उच्च न्यायालय ने बोला कि यौन उत्पीड़न के लिए शारीरिक संबंध होना, मतलब बलात्कार होना जरूरी है। आपका जब माना जाएगा कि आपका यौन शोषण हुआ है, कि आपके संग क्या हो, बलात्कार हुआ हो। ये याचिका फिर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के इस मत को नकारा कि किसी महिला के यौन शोषण के लिए उसका बलात्संग हुआ हो ये जरूरी नहीं है। उसको छेड़ना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना जिससे महिला की लज्जा क्या है, जाने वाली हो, या जाने का पूरा प्रयास किया गया हो, तो वो यौन उत्पीड़न में ही आता है। ये नहीं है कि उसके संग गलत संबंधी बनाए जाएं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मत को अस्वीकार किया और उसे नकारा, और उच्चतम न्यायालय ने बोला छेड़खानी या प्रयासी यौन उत्पीड़न में आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए। इस व्यवस्था को इस केस द्वारा बताया गया है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है। देखो बहुत ज्यादा केसेस रखे हैं मैंने यहाँ पे। कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 9 नंबर का केस है। देखो इतने केसेस रखे हैं आपके इस क्वेश्चन में। कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1996 का केस है। इसमें चुनौती दी गई, लेकिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार का आरक्षण 74वें संविधान संशोधन सन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं के लिए भी किया गया। मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट जो है रिजर्व कर दी गई थी, उनके लिए छोड़ दी गई थी। उसके खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी पटना के उच्च न्यायालय द्वारा। उनको क्या है, अस्वीकार कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं यह प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो कहीं भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जहां से आपको समझने में कठिनाई हो। एक वर्ड जो बाई मिस्टेक निकला था, ठीक है, वो उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था। अगर कहीं रीडिंग करते में या आपको एक्सप्लेन करने में अगर कोई एक आध वर्ड ऊपर या नीचे हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब हम बोलते रहते हैं, कंटिन्यू समझाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाता है या प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में कुछ शब्द गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और वीडियो आपकी नेक्स्ट आने वाली है बहुत जल्दी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और किसी स्टूडेंट ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो वो पीडीएफ ले लो। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, जिनका बाकी रह गया था, वो जल्दी से अपना पीडीएफ ले लें, व्हाट्सएप पे एसएमएस करें, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।